मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में जितना ही पढ़ा जाए उतना ही कम है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं बोर्ड पर लिखा है वर्णमाला। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तब से शुरू करके और जब तक पढ़ाई करते हैं तब तक इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, और फिर तो अंत में यही होता है कि अभी कुछ न कुछ छूट गया है। यानी इसके बारे में जितना अध्ययन किया जाए उतना ही कम है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, छोटे छोटी परीक्षा हो, यहाँ तक कि IAS PCS देश की जो बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं मानी जाती हैं, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो वर्णमाला में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला है क्या। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं या जानते हैं कि वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है वर्ण और दूसरा है माला। माला के बारे में सब लोग जानते हैं। माला कैसी होती है? एक पूरा वृत्ताकार माला होती है, और माला में जैसे फूलों की माला है में एक के बाद दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही एक क्रम होता है फूलों का। अगर वो क्रम टूट जाए तो उसको हम माला नहीं कहेंगे, लड़ी कहेंगे। जैसे मान लो ये यहाँ से टूट जाती है, यहाँ से टूट जाती है, तो इसको माला नहीं कहेंगे, यानी इसका क्रम भंग हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग लड़ी कह देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्णमाला है तो बात किसकी होगी? वर्णों की, यानी वर्णों की माला के बारे में बातचीत होगी, यानी वर्णों का भी एक क्रम होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या दूसरी परिभाषा और आसान शब्दों में जानना हो तो वर्णों के उच्चारण समूह को, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्ण है क्या? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्ण है क्या चीज, इसके बारे में जाने थोड़ा सा। वर्ण किसी को ही अक्षर भी कहा जाता है, कुछ लोग अक्षर कह देते हैं, कुछ लोग ध्वनि भी कहते हैं। यानी तीनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, लेकिन फिर भी तीनों में कुछ न कुछ अंतर होता है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ भिन्न अर्थ जरूर होता है। यानी कोई भी शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त तो हो सकता है, लेकिन उनमें भिन्नता जरूर होती है। जैसे तीनों शब्द वर्ण के लिए प्रयुक्त होते हैं, अक्षर के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन तीनों में थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे वर्ण मानव मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। मानव मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियां क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। और जब तक हम उच्चारित करते हैं यानी बोलते हैं तब तक उसको हम ध्वनि कहते हैं, और जैसे ही उसको हम लिख देते हैं वैसे वो वर्ण हो जाता है। जैसे का है, आ है, अगर तो हम इसको केवल आ बोले, जब तक बोलेंगे तब तक तो ध्वनि है, और जैसे ही इसको लिख देंगे वैसे ये वर्ण हो जाएगा। अक्षर, अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए क्षर, क्षर मतलब नष्ट होना, आ मतलब नहीं, क्योंकि इनका कभी क्षरण नहीं होता है, इसलिए इसको अक्षर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अक्षर और वर्ण है क्या चीज? देखिए, वर्ण जो होता है, वर्ण वो उच्चरित होता है, लेकिन अक्षर क्या होगा? उच्चरित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सॉरी, अक्षर उच्चरित हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर का लिखा हुआ है और वर्ण ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, मतलब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। यानी कहा जाए कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और खंड संभव नहीं है, मतलब उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े संभव नहीं है या और खंड नहीं किए जा सकते कहलाती है। तो वहां पर वर्ण भी होगा, अक्षर भी होगा और ध्वनि भी होगा, तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, क्योंकि वर्ण का है, और जब इसमें आ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा का,
तब इसको हम कहेंगे ये अक्षर है और ये वर्ण है, क्योंकि इससे छोटा और नहीं हो सकता। ध्यान देंगे, अक्षर का उच्चारण होता है, वर्ण का उच्चारण नहीं भी हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि व्यंजन है और व्यंजन का उच्चारण तब तक नहीं होता जब तक उसमें स्वर नहीं आता। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आगे देखते हैं वर्ण, यानी वर्णमाला। तो जैसे कि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसे दो भागों में बांटा गया। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ध्यान दें, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, व्यंजन के स्थान पर ऐसे लिखा मिल जाता है और हम लोग सोचते हैं कि पेपर बनाने वाले ने या पेपर छापने वाले ने गलती कर दी, एक बिंदी छूट गई। तो बिंदी छूटी नहीं है, क्योंकि हिंदी में जैसे ही कुछ परिवर्तन होगा उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे, व्यंजन के दो अर्थ होते हैं, एक तो पकवान होता है और एक वर्ण होता है। एक प्रकार का वर्ण है और एक प्रकार का पकवान है। और जैसे ही बिंदी ऊपर से गायब होता है, इसको क्या कहते हैं? बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। और जैसे ही अनुस्वार गायब होता है वैसे ही बन जाता है क्या? व्यंजन। और व्यंजन का अर्थ क्या होता है? पंखा होता है। ये जो फैन होता है उसको व्यंजन कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, ये नाम को बिंदी हट गई है, बिंदी हटी नहीं, उसका अर्थ ही बदल दिया है। अब ध्यान देंगे, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। 11 और 33 मिलाकर के 44 हो गए। जब कभी बात की जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्ण कितने हो गए? 44 हो गए। अब देखें आगे, यहाँ पर तो 52 बताया गया। अब 52 में कौन कौन आते हैं, 33 में कौन कौन आते हैं, इनके बारे में बात करें। तो पहले स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर है 11। कौन कौन होते हैं? छोटा आ से लेकर के औ तक इनकी संख्या 11 होती है, जिन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया है। अभी आगे बात करेंगे। व्यंजन 33 होते हैं, जिनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या 25 होती है, यानी का से लेकर के मां तक। का से मां तक जो वर्ण होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हैं, यानी उसको छूती है। अगर जो स्पर्श करती है तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन करते हैं। कहते हैं का से लेकर के मां तक कोई भी वर्ण बोल करके देख लेंगे, हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य करेगी। इसको वर्गिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गिक व्यंजन कहा जाता है। वर्गिक व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ग में होते हैं, यानी एक लाइन में 5 और लाइनें कितनी होती है? 5, यानी 5 गुणे 5, यानी 5 के स्क्वायर में होती है, 5 के वर्ग में होती है। इसलिए इसको वर्गिक व्यंजन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्गिक व्यंजनों की संख्या कितनी है या स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 है। याद रखना है, बहुत जगह प्रश्न में पूछा जाता है। दूसरा, इसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। सभी लोग जानते हैं, या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ मुख के किसी ना किसी भाग का स्पर्श तो करती है, लेकिन इतना कम करती है कि हमें पता ही नहीं चलता, या कभी करती है और कभी नहीं करती है। इसलिए इसको अंतस्थ कहा जाता है। कुछ लोग इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कह देते हैं। इसको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग का इतना कम स्पर्श करती है कि हमें पता ही नहीं चलता, या तो मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते ही नहीं है, या करती ही नहीं है, या इतना कम करती है कि हमें पता ही नहीं चलता। बाकी इन चारों वर्णों के बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके बाद तीसरा जो भेद है वो आता है ऊष्म वर्ण का। ऊष्म व्यंजन या इसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 मानी गई है।
अब इनको संघर्षी क्यों कहते हैं, उष्ण क्यों कहते हैं? संघर्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में घर्षण उत्पन्न होता है, यानी जो वाग्यंत्र है उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन है? देखिए भाई, स, और सा, हा, ये 4 वर्ण हैं जिनको ऊष्म या संघर्षी कहा जाता है। इन तीनों सा का नाम जरूर याद रखिएगा, नहीं तो लोग इसको पता नहीं भांत भांत के नामों से जानते हैं। कोई गोलकवा सा कहता है, कोई सलजम वाला सा कहता है, तो ऐसे नहीं बताना है। क्या करना है? ये तालब्य सा है क्योंकि इसका उच्चारण तालु के द्वारा होता है। ये मूर्धन्य सा है, कुछ लोग उसको पिरचिरा सा भी कहते, वो नहीं, या कुछ लोग सकोड़ वाला सा कहते, ये भी नहीं कहना मूर्धन्य सा। क्यों है मूर्धन्य सा? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य सा कहते। इसका उच्चारण दंती से होता है, दांत से होता है, इसीलिए इसका नाम दंती सा है। और हा को काकल्य भी कहते हैं। अभी आगे इसके बारे में बताएंगे कि काकल्य क्यों कहते हैं। अब देखिए आगे बात करें तो कितने वर्ण हो गए भाई? 25, 4, 33, 25, 4, 29, 4, 33। ये जो 33 व्यंजन थे उन 33 व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया। 11 स्वर हो गए, कुल मिलाकर के 44 वर्ण हो गए। अभी इसके बारे में आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अलावा भी कुछ वर्ण हिंदी में होते हैं, वे देखिए तभी मिलाकर के 52 होंगे। अब कौन कौन होते हैं देखेंगे इससे आगे। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण इनकी संख्या 3 मानी गई है और ये है छ, त्र और ज्ञा। छात्र और ज्ञा, इन 3 वर्णों को संयुक्त वर्ण कहा गया है। क्यों संयुक्त वर्ण कहा गया है? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहा गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में, चाहे छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छा का निर्माण किन शब्दों से हुआ है, किन से छा शब्द बना हुआ है। तो ध्यान देंगे, आधा का यानी का में हलन और सा मिल करके किसका निर्माण करते हैं, किसे बनाते? छा बना हुआ है। त्र ता प्लस रा से मिल करके बना हुआ है। इसी प्रकार से ज्ञा ज प्लस इया से मिल करके बना हुआ है। ध्यान देंगे, का में हलंत होगा और सा में हलंत नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्ण होगा। अगर यहाँ पर हलंत लगा होगा तो इसके आगे छोटा आ फिर जुड़ा होगा। इसी प्रकार से तीनों में यह स्थिति आ जाएगी, अगर जो हलंत लगा है तो छोटा आ जोड़ दिया जाएगा। अगर छोटा आ नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हलंत नहीं लगा होगा, ये ध्यान रखना है। और छ और ज्ञा बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किन वर्णों के मेल से बने हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, का प्लस सा बराबर छा, ता प्लस रा बराबर त्रा, ज्ञा प्लस ज्ञा बना हुआ है ज प्लस इया से। दूसरी चीज, एक यही से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर छा है ये हिंदी शब्दकोश में कहां पर आएगा। जब कभी आगे शब्दकोश पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसके बारे में विस्तृत, लेकिन ये जरूर जान लें कि ये जो छ है किसके बाद आएगा, तो का के बाद ही आएगा और खा से पहले आएगा। का के बाद और खा से पहले छ आएगा, और त्रा ता के बाद और था से पहले आएगा। ज्ञ जा के बाद और यहाँ से पहले था से पहले आएगा। कौन? ज्ञा। तो ध्यान देना है, शब्दकोश में भी पूछ लिया है, लेकिन शब्दकोश की बात हो रही है, वर्णमाला की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 वर्ण हो गए, तो 44 और 3 मिलाकर के कितने हो गए? 47 हो गए। बचा एक वर्ण जिसको एक मिश्र वर्ण भी होता है, और एक मिश्र वर्ण कौन सा है? जिसको श्री वाला श्रा बोलते हैं। जो श्रा है ये एक मिश्र वर्ण है, इसे क्या कहा जाता है? सा प्लस रा से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको श्रा कहते हैं। जानिएगा मिश्र वर्ण है, तो मिश्र वर्ण मिलकर के कितने हो गए? 48 हो गए। 2 वर्ण और बचे, कौन कौन से? ड़ा और बड़ा। इसका क्या नाम दिया गया? इसको कहा गया द्विगुण व्यंजन। क्या है? द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 गुण हैं, यानी 2 वर्णों के गुण हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण मतलब देखें, हिंदी हटा दो तो क्या हो गया? ड से डंडा जैसे होता, ड हो गया डमरू वाला, और बिंदी लगा दो तो दौड़ो,
फिर इसी प्रकार से बिंदी हटाओ तो घा से ढक्कन हो गया और बिंदी लगा दो तो पढ़ो हो गया, पढ़े पढ़ो जैसे हड़ा हो गया, बिंदी हटा दो तो घा हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्वि गुण व्यंजन कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है ताड़न जात। इसे ताड़न जात भी कहा जाता है। ताड़न जात क्यों कहते हैं, क्योंकि ताड़न माने होता है बिजली या विद्युत और जात माने उत्पन्न होना। क्योंकि हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में विद्युत उत्पन्न होती है। हाँ, प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी नहीं उत्पन्न होगी कि लाइट जल जाए, बल्ब जल जाए। समझे, यानी इसका जब उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख में विद्युत उत्पन्न होगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं। किसी का और नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसको कहते हैं। क्यों उत्क्षिप्त कहते हैं, क्योंकि उत माने होता है ऊपर और क्षिप्त माने गिरना। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ झटके से ऊपर जाती है और झटके से नीचे आ जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ये उत्क्षिप्त वर्ण है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। बोल के देख लो, बड़ा कितनी जल्दी ऊपर गई और कितनी जल्दी नीचे आ गई। बड़ा कब ऊपर गए और कब नीचे आ गए पता ही नहीं चलता। इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। तो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन मिला करके 2 अब हो गए 50। 2 वर्ण और बचे, सभी तो 52 हो पाएंगे। तो 2 कौन से बचे भाई, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। तो कौन बचे, एक बचा अन्न और एक बचा आ। इसी को कहते हैं अयोगवाह, यानी ये अयोगवाह वर्ण है। कैसे वर्ण है, अयोगवाह है। अयोगवाह क्यों कहते, क्योंकि जब इनका बंटवारा हुआ वर्णमाला का तो एक तरफ स्वर हो गए, एक तरफ व्यंजन हो गए, बाकी बचे तो उनको अन्नवराह, यानी ये ना स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, अयोगवाह। अयोगवाह कहते क्यों है, ध्यान दीजिए भाई थोड़ा सा, हिंदी में ध्यान दीजिएगा। हिंदी बहुत ही आसान भाषा है। अगर जो आप इसमें तोड़ना और जोड़ना जान गए तो आधी हिंदी आपको ऐसे ही पता हो गई। यानी किसी भी शब्द का आपको अर्थ ना पता हो रहा हो, उसका मतलब ना पता हो रहा हो, तो सीधे उसको छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए, तोड़ दीजिए, उसका मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अयोगवाह, वाह माने होता है वाहित होना या चलना, और योग मतलब साथ साथ यानी जुड़ना, आ का मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये कैसे वर्ण है, यानी अयोगवाह नाम क्यों पड़ा, पहले ये जानेंगे कि योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी जो साथ रहे वही अयोगवाह है। कहने का मतलब ना ये स्वर में जुड़ते हैं ना ये व्यंजन में जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं, यानी इनके बिना वर्णमाला पूरी नहीं होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। एक नाम इस कारण से पड़ा, दूसरा नाम अयोगवाह इस कारण से पड़ा क्योंकि ये सदैव छोटा आ से वाहित होते हैं, छोटा आ के साथ वाहित होते हैं, इसलिए इसको अयोगवाह कह दिया गया। छोटा आ के साथ वाहित क्यों होते हैं, अगर छोटा आ यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या उसका उच्चारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये अयोगवाह है। अयोगवाह को 2 भागों में बांटा गया, एक हो गया अनुस्वार और एक हो गया विसर्ग। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन अनुस्वार है और कौन विसर्ग है। अनुस्वार अन्न हो गया और विसर्ग आ हो गया। अब ये भी देखें, अन्न किससे मिलकर बना, तो छोटा आ प्लस न मिलकर के अन्न हो गया, और आ किससे हो गया, छोटा आ प्लस आ हो गया। ये क्या हो गया, आ हो गया। यानी विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है, इनमें हा आता है। अनुस्वार का उच्चारण अन्न के समान होता है। यानी कहने का मतलब अनुस्वार का उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। यानी कहने का मतलब जब हम अन्न का उच्चारण करते हैं, अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, तो अंतःकरण से निकलने वाली वायु मुंह से कम निकलती है और नाक से ज्यादा निकलती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नाक का छेद बहुत छोटा होता है, इसलिए अंदर से निकलने वाली वायु देर तक निकलती रहती है। इसलिए जब भी कभी इसकी बात होती है तो ये देर तक उच्चारित होता है। इसीलिए जब भी इसकी कभी मात्रा लगानी हो तो गुरु मात्रा लगती है, 2 मात्राओं भर का समय लगता है, तो ये ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो गए, 52 वर्ण हो गए, जिनकी बात अभी यहाँ हो रही थी। तो ये कुल मिलाकर के 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला के, जिनमें से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्यान देंगे इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आगे। तो देखिए सबसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है हा। हा ये कैसा वर्ण है, हा कैसा वर्ण है, तो ध्यान देंगे इसके 1-2 नाम है जो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको काकल्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल्य ध्वनि कहते हैं, या इसको स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। स्वर
यंत्रमुखी कहा जाता है। क्यों कहते हैं दो नाम है, काकली और एक स्वर यंत्रमुखी? क्योंकि इसका उच्चारण काक के द्वारा होता है, इसलिए इसको काकल्य ध्वनि कहते हैं। स्वर यंत्रमुखी क्योंकि इसका उच्चारण जब करते हैं तो अंदर से निकलने वाली वायु जब स्वर यंत्र मुख पर आती है तो कंपन के साथ बाहर निकलती है। अब समस्या ये खड़ी हो गई, काक क्या है और स्वर यंत्र मुख क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला का जो विभाजन है या जो उच्चारण स्थान है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मतलब क्या? उसका एक क्रम है, क्रम से ही उच्चरित होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है? गला आता है, यानी कंठ आता है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठ मतलब ये जो गला है, या यहां से जो उच्चरित होते हैं उसको कंठ ध्वनियां कहते हैं। फिर उसके बाद आता है तालु। अरे तालु से उच्चरित होने वाले यानी सिर के नीचे वाला भाग होता है, अंदर का जीभ के ऊपर का, उसको तालु कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? मूर्धा, दांत के ऊपर वाला पीछे वाला भाग, उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? दांत आते हैं, तो दंत से उच्चरित ध्वनियां आती है। फिर उसके बाद अंत में क्या आता है? ओष्ठ आते हैं। इसलिए अंत में पांचवा वर्ग जो होता है ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो काक से उत्पन्न होता है, गले के नीचे से उत्पन्न होता है, यानी बोला जाता है, इसलिए इसको काकल्य ध्वनि कहते हैं। स्वर यंत्रमुखी इसलिए कहते हैं। स्वर यंत्र मुख क्या है? स्वर यंत्र तो ये है गले का अंदर का भाग। मुख क्या है? मुख मतलब अगर ध्यान दें ठीक से, बहुत आसान भाषा में समझना हो तो तंबाकू खाने वाले लोगों को देखा होगा, कहाँ रखते हैं तंबाकू? अगर ये पता है समझ जाओ, स्वर यंत्र मुख आपको पता हो गया, यानी दांत और ओठ के बीच का जो भाग है जहां पर तंबाकू रखी जाती है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुख कहते हैं। इसलिए जब हम हा का उच्चारण करते हैं तो हमारी अंदर से निकलने वाली जो वायु है वो जब ओठ और दांत के बीच में आती है तो कंपन के साथ बाहर निकलती है, इसीलिए इसको स्वर यंत्रमुखी कहा जाता है। देखा होगा हा का उच्चारण जल्दी जल्दी करने पर हमारे दोनों ओठ चिपक जाते हैं। कारण क्या है? यही है कि अंदर से निकलने वाली हवा वो कंपन के साथ बाहर निकलती है और हम जल्दी जल्दी वो दबाते हैं, इसलिए वो दब जाती है और बिल्कुल दोबारा जल्दी नहीं होती, हा का उच्चारण नहीं हो पाता। इसको काकल या स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और सा को दंती सा कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और सा मूर्धन्य सा है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ये तालु सा है, इसका उच्चारण तालु से होता है। तो पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये जो चार वर्ण है यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए या वा, या लाला वा, इन चारों में से जो दो वर्ण है या और वा, या और वा, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधे स्वर है और आधे व्यंजन है। कैसे? देखें, जो यह का निर्माण हुआ या यह जो बना तो किन वर्णों के मेल से बना हुआ, वर्ण किन वर्णों के मेल से बना, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो छोटी ई प्लस आ बराबर मिलकर के बन गया या, ये छोटा ओ प्लस आ मिलकर के बन गया हुआ। अब देखें स्वर यहाँ पर, स्वर यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं तो इसको भी तो स्वर ही होना चाहिए। जैसे देखें छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बन गया, तो इसको स्वर कहा गया क्योंकि दोनों स्वर मिले हैं, इसलिए इसको स्वर कहा गया। लेकिन यहां पर भी देखो दोनों स्वर मिल रहे हैं, लेकिन बन क्या रहा है? तो व्यंजन बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं क्या है? ये अर्ध स्वर है। ये स्थिति यहाँ पर भी है, दोनों स्वर मिल रहे हैं लेकिन बन क्या रहा है? व्यंजन बन रहा है। और कोई भी वर्ण बना करके देखो स्वरों से नहीं बनेंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कौन कौन है, या निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर है। अब देखिए बात करें रा की। रा इसको परकंपित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परकंपित कहा जाता है या लुंठित वर्ण कहा जाता है। कैसा वर्ण है? लुंठित वर्ण है। अभी कुछ विगत वर्षों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित वर्ण है या कौन सा परकंपित वर्ण है। इसमें बड़ा नहीं पूछा जा रहा, हो सकता है कभी भी पूछा जाए, कभी भी नंबर इसका आ सकता है। तो देख ध्यान दें, र परकंपित वर्ण है या लुंठित वर्ण है। लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर नीचे जाती रहती है, ऊपर बेलनाकार मुड़ जाती है।
जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ बेलनाकार ऊपर मुड़ जाती है या ऊपर और नीचे के ओठ में ठोकर मारती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहा गया है। परकंपित क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ कंपन करती है, नीचे ऊपर आती जाती रहती है, इसलिए इसको परकंपित वर्ण कहा गया है। बात करें ला की, ला को पार्श्विक वर्ण कहा गया कि ये पार्श्विक वर्ण है, ऐसा वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है। तो पार्श्विक क्यों कहते हैं, भाई गणित वाले लोग जानते होंगे, पार्श्व किसे कहते हैं, पार्श्व मतलब पड़ोस का पास का भाग होता है, यानी जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर जाकर के दांत में लग जाती है और क्या होता है, जो बगल से यानी साइड से जो जगह बचती है वहां से हवा निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पार्श्विक वर्ण कहा गया। देखा होगा इसका उच्चारण, अगर जीभ ऊपर जाकर के लड़े ना, रुके ना, तब इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं का से मातक वर्णों की, तो ध्यान देंगे का से मातक 5 वर्ग है। एक हो गया का वर्ग, एक चा वर्ग और एक का वर्ग। कभी कभी वर्ग का क्रम भी पूछ लेते हैं, ता वर्ग और पा वर्ग। सब में 5-5 वर्ण होते हैं और 5 मिला करके क्या हो जाते हैं, 25 वर्ण हो जाते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन या वर्गिक व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। इनकी संख्या कितनी, संख्या जरूर याद रखेगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनकी संख्या 25 है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा स्वर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। स्वर जो बताए गए तथा आ से लेकर के अ तक, इनकी संख्या 11 बताई गई। स्वर मूलतः या मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। इसको एक मात्रिक कहा जाता, इसको द्विमात्रिक कहा जाता और इसको त्रैमात्रिक कहा जाता। अब इसमें कौन कौन आते हैं इनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, यानी एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके नीचे बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगला वीडियो बना सकें।